बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आपको एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबका आगाज़ अच्छा हुआ होगा। और साथ साथ आज चूँकि रबीउल अव्वल का भी आगाज़ हो गया है तो तमाम देखने वालों को रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, यकुम रबीउल अव्वल आज आपको बहुत ज़्यादा मुबारक। हमें पता है ये पहली बहार की आमद है और इस बहार की आमद का मतलब ये है कि इस सुहानी घड़ी जब तैबा का चांद चमका तो उसने पूरी दुनिया, पूरे जहान, बल्कि सब कायनात को रोशन कर दिया। भाई आप तो सभी खुशियां मना रहे हैं क्योंकि रबीउल अव्वल का पुरनूर महीना शुरू हुआ चाहता है। हर जानिब खुशियों की बहारें हैं। ये वो अजीम महीना है जब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ोर मुबारक हुआ। कायनात में जहालत और कुफ्र के साथ साथ जुल्म के अंधेरे ख़त्म हुए और ऐसा नूर आया जो आज तक जगमगा रहा है और ताक़यामत बल्कि उसके बाद भी जगमगाता रहेगा। यकीनन आज दुनिया भर में मौजूदा इस माह की जो मुबारक की आमद है उस पर खुशियाँ मनाना हर इंसान की जो कहले खुश नसीबी है। ये महीना बरक़ात के एतबार से भी अफजल है और इस माह रबीउल अव्वल की बात करें तो इसकी बदौलत इंसान का जो मुर्दा दिल है फिर से ताजगी पाने लगा है। इंसानों की इंसानियत की तहसीन की बात की जाए, हकीकी मफहूम से जो अमली आशनाई है उसकी बात की जाए तो वो होने लगी है। बिल्कुल, हर जानिब हर किस्म की खराफात और बेबुनियाद रस्म व रवाज की बंदिशों में जगड़ा हुआ इंसान आज़ाद होकर अपने मकासद, ज़िंदगी और वजह तख्लीक़ात को समझने लगा। अपने माबूद हकीकी को इंसान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जाना। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक की पैरवी करना होगी अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं। हमारा हर अमल उस उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना चाहिए और एक नमूना होना चाहिए। हर हरकत उस सुन्नत मुताहिरा के ताबे होनी चाहिए जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, जिसने इंसान को इंसानियत की पहचान सिखाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल बेहतरीन ज़िंदगी की जीती जागती तस्वीर है। आज चूँकि यकुम रबीउल अव्वल है, ये पहला दिन है, हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। आप सबको इस ईद की बहुत मुबारकबाद। और फिर हम मुसलसल यूँ ये माह मुबारक चलेगा हम इस पे बात करते रहेंगे। छोटी सी गुजारिश ये है कि दुरूद शरीफ का, दुरूद पाक का जो सिलसिला है वो ज़रा बढ़ा दीजिए इन दिनों में। इसके साथ साथ और इसके साथ साथ अपने मुल्क के लिए अब ज़रूर दुआएं करें क्योंकि अंदरूनी और बैरूनी मामलात को लेकर हमारे मुल्क को दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो इस माह मुबारक के हवाले से भी, इस बाबरकत महीने की अब सदके अल्लाह ताला हमारे मुल्क की तमाम तर मुश्किलात को हल करे और इंडिविजुअली भी जिसकी जो परेशानियाँ अल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन। मामूल के प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर में भी सियासी मंजरनामा क्या है और मुआशी मंजरनामा क्या है, इस पे बात करें। बड़ी पेशरफ देखने में आ रही है सियासी मंजरनामे में। हुकूमत ने मईशत को संभालने के लिए वजारत ख़जाना में बड़ी तब्दीली कर दी है। हमने आपको बताया था ये होने वाला है। मिफ्ता इस्माइल की जगह साबिक वज़ीर ख़जाना, जो कि अब वज़ीर ख़जाना मौजूदा हो जाएंगे, इसहाक डार साहब की दोबारा एंट्री हुई है। लंदन से वापस आकर उन्होंने बतौर सेनेटर हलफ उठा लिया है और बताया जा रहा है कि आज वजारत ख़जाना का कलमदान बाज़ाबिता तौर पर संभालेंगे। इससे पहले वो बात भी कर चुके हैं इस हवाले से कि जी हम मुल्क को मईशत को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में इसहाक डार साहब शरीक होंगे। इसहाक डार समेत मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि जो साबिक वजीर खजाना की वापसी है इससे डॉलर लड़खड़ा गया, यानी कि डार की वापसी से डॉलर लड़खड़ा गया है, कुछ ऐसा है। रुपया बेहतर होने लगा है और एक ही दिन में कर्जों में 1350 अरब रुपए की कमी हुई है, डॉलर जो गिर गया। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई की बात की जाए और सोशल मीडिया पर उन तमाम मुआशी पेशरफ्त का जो मसनूई और जो प्री प्लान गेम इसको करा दिया जा रहा है। पीटीआई की जानिब से तहरीक इंसाफ का दावा है कि पहले भी इसहाक डार ने मसनूई तौर पर डॉलर को मैनेज किया था और मईशत को तबाही के दहाने तक पहुंचाया है। साथ साथ इक्तिसादी माहिरीन इस ड्रामाई मुआशी पेशरफ्त पर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हालात 2013 वाले नहीं हैं। इस वक्त महंगाई, उस वक्त अगर हम बात करें 49 साल की जो तारीखी बुलंदी पर है मौजूदा सूरत हाल में, जबकि पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें भी मुल्क की तारीख की बुलंदियों को छू रही हैं। डॉलर रिकॉर्ड सतह पर है, रुपया दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसी में शामिल हो चुका है। दूसरी जानिब जो एक मेजर इशू हमें फेस करना पड़ा है वो सैलाब है, जिसकी तबाहकारियों से जो बदहाल मईशत है उस पर मजीद बर्डन आ गया है। एक्सपोर्ट कम हो चुकी है, दरामदी बिल में इजाफा हो रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिर रहे हैं। IMF की जो सख्त शराइत हैं वो अभी तक उसी तरह से बरकरार है और जबकि बैरूनी कर्जों का बोझ भी कई गुना बढ़ चुका है। साथ साथ सियासत की बात करें तो इसहाक डार की वापसी पर इमरान खान समेत पीटीआई क़यादत का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है
के बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है। अरबों रुपए वाले लूटने वाले जो मफरूर शख्स है उसको पाकिस्तान के फैसले करने का इख्तियार दे दिया है और साथ साथ उन्होंने ऐलान किया कि ना इंसाफ के निज़ाम ने और ना मुल्क के मुहाफिजों ने इसहाक डार का रास्ता रोका। मैं हर हाल में इनका रास्ता रोकूंगा। अच्छा, मैं बिल्ला लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन रखवाले मैं वैसे कह रहा हूँ कि रखवाले तो इमरान खान ने भी बड़े बदले फिर इस खजाने के, अगर ये बात करें। खैर, अब दो अहम शख्सियात मौजूद होंगी जिनसे हम सियासी मंजरनामा भी जानने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ माशी मंजरनामा भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं। आप इनको जानते हैं हमारे शो के अंदर और दीगर टेलीविजन शोज़ में बतौर माहिर मईशत आप इनके तज्ज़िये सुनते रहते हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वेरी मच। और कुछ देर के बाद हमें इम्तियाज़ गुल साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि सियासी तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी हम जो इसके सियासी सूरत हाल है, उसके असरात है, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आज भी ज्वाइन किया। और हम चूँकि हम हमेशा मैं कहता हूँ ना कि एक स्टोरी बन रही है, हम मुसलसल बात कर रहे हैं और ये एक हिस्ट्री बन रही है जिस पर हम डिस्कस करते चले आते हैं और रोज़ाना एक नया सफ़ा, एक नया चैप्टर होता है। ये जो नया चैप्टर खुल रहा है दोबारा से इसहाक डार साहब की वापसी, आपने उनके काम को करीबी तौर पे देखा है, आप जानते हैं वो कैसे काम करते हैं और पाकिस्तान की मईशत भी आपके सामने है। सबसे पहले तो एक पिक्चर हमारे सामने रखिए, आप क्या कोई तब्दीलियां देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत में इसहाक डार साहब की वापसी के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हमें मईशत फ्लड से पहले एक मुश्किल हालात में मिली। मुश्किल हालात से मतलब यूं है कि आपके खसारे जो थे, चाहे वो अंदरूनी खसारा हो जो हम कमा रहे थे और खर्च कर रहे थे, वो बढ़ रहा था। हमारा जो माली खसारा, जो हमारा एक्सटर्नल खसारा है, वो भी बढ़ रहा था। चलें, माली खसारा जो है वो एक्चुअल में हम वरी करते हैं क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि एक्सटर्नल अकाउंट या करंट अकाउंट, जिस नाम से भी आप इसको जानते हैं, हम डॉलर नहीं छाप सकते और डॉलर की कमी जो है वो इस मुल्क को इस वक्त सबसे तशवीशनाक बात थी। इसके लिए हम IMF में गए कि हमें थोड़ी सी वहां से स्पेस मिले। 1 अरब डॉलर आए और अब हमारे जो ज़खायर हैं वो तकरीबन 8.5 अरब डॉलर पे हैं। सबके लिए आसान लफ्ज़ों में, ये 1 साल पहले तकरीबन 19 अरब डॉलर के करीब थे। सो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अब जो मईशत को लेके चलना है यहाँ से वो यही है, कोई भी वज़ीर ख़जाना इस वक्त सबसे ज़्यादा अपनी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रखेगा बैरूनी, हमारा जो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, इसी से आपके रुपए को भी तक़वियत मिलेगी, इसी से आपकी एक्सपोर्ट जो रुक रही है बिकॉज थोड़ी इंपोर्ट बहुत कम हो रही है, पार्ट्स नहीं आ रहे, कॉटन नहीं आ पा रही, वो बेहतर होगी और इसी से फ्लड विक्टिम्स के लिए हम एक बजटरी सपोर्ट कायम कर सकेंगे। अभी जो शॉर्ट टर्म में हुआ है वो एक्सप्लेन कर लूं फिर हम आगे। वो ये है कि एक सेंटिमेंट थोड़ा सा तब्दील हुआ है मार्केट्स में और उसकी वजह यह है कि एक नई टीम जो है आई है। इस टीम ने पहले भी काम किया हुआ है, इसके नाकदीन भी हो सकते हैं, इसके तारीफ करने वाले भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, तेल की कीमत कम हुई है, सो दैट्स गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। वो ये है कि वो कहीं 120 से 80 आ गई है। सो ये एक मंजरनामा है जो हमारे सामने है। अच्छा डॉक्टर खाकान, आपने जिस तरह से अभी खुद बात की कि जो हालात हैं वो ऑब्वियसली अब बहुत डिफरेंट है और जो टीम आई है ये ऑलरेडी 2013 में जब काम करके गई थी तब सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं थी, चैलेंजेस उस तरह के नहीं थे। ऑलरेडी हमारी जो इकॉनमी है वो इतने क्राइसिस का शिकार थी और फिर जो सैलाब आया इसने मजीद इसको एक अजीब सी सूरत हाल में डाल दिया। अब जो चैलेंजेस हैं वो बड़े डिफरेंट है, उनको केटर करना और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ केटर करना, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होगा इस मौजूदा नई टीम के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये इतनी सिचुएशन इजीली केटर हो पाएगी? ये जो डॉलर की थोड़ी सी फॉर द टाइमिंग फ्लक्चुएशन हुई है, क्या ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दो चीज़ें, एक तो यह कि सर्टेनिटी जो है वो सिर्फ आपके पास 1 साल की है। अगर इलेक्शंस अगस्त 23 में भी होते हैं तो टाइम पीरियड आपके पास कम है। उस वक्त 5 साल का टाइम पीरियड था और इकोनॉमी इस वक्त ऑफ कोर्स मांग रही है कि एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल चाहिए कि थोड़ा सा मरीज को स्टेबलाइज करके फिर उसको चलने के काबिल और फिर दौड़ने के काबिल बनाया जा सके, आसान लफ्ज़ों में, यानी कि फिर उसमें ग्रोथ की जा सके। फिर उस पर एक आपको फ्लड का इम्पैक्ट आया, उससे एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान हुआ है। मैं कल एक्चुअल फिगर्स देख रहा था, राइस क्रॉप, व्हीट क्रॉप, कॉटन क्रॉप, मेज क्रॉप, अनियंस, ये सब जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं। सो ऑब्वियसली एक आपको एडेड
इंपोर्ट करनी पड़ेगी इन चीजों की कीमतों को संभालने के लिए, आपको डॉलर बिल्ड करने पड़ेंगे, और उसका सबसे देखें आसान तरीका इस वक्त जो है वो मल्टीलैटरल्स है। ये याद रखिए, ये दुनिया में निज़ाम ही इसलिए बना था, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB, एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक बन गया कि इनको हम अप्रोच कर सकें। अब इस टीम के पास मेरे ख्याल है कि अगले 3 से 6 महीने में जो की टास्क है वो ये है कि फॉरेक्स रिजर्व्स को बिल्ड करें। अगर उसको थोड़ा सा बिल्ड करेंगे, इसको हमें कहीं 10 से 12 अरब डॉलर पे ले जाएंगे, तो एक ओवरऑल जो इकोनॉमिक सेंस है वो बेहतर हो जाएगी कि हम एक जो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है उससे बाहर आ गए हैं। पर इसके साथ साथ ऑफ कोर्स आई मीन द वर्ल्ड हैज कम टू सपोर्ट अस, इट हैज टू सपोर्ट, बिकॉज एक हम चैलेंज में थे और हम उन फ्लड्स में फंस गए हैं जिनमें ऑब्वियसली हमने बार बार आपके प्रोग्राम पे भी बात की है, हमारा हिस्सा कम है पर हमें हिट बहुत ज्यादा लगी। ठीक है। अच्छा, इस वक्त इम्तियाज भी डॉक्टर खाकान हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी इजाजत से जरा उनकी जानिब भी जाएंगे, आपको वेलकम भी करेंगे। इम्तियाज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने सुबह हमें ज्वाइन किया, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है, आई होप आप ठीक ठाक हैं। एक तो ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है इस वक्त, और जाहिर बात है मुल्क का वजीर खजानची जो मुल्क चलाता है वो उनको तब्दील किया गया है। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है मुल्क की फाइनेंशियल सारे मैटर्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, और उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो आप दोनों एंगल से, आप सबसे पहले तो मैं आपका तज्जिया जानना चाहता हूँ, आप इस सूरत हाल में क्या तज्जिया रखते हैं गुल साहब? देखिए, अव्वल तो इंसाफ को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। किसी भी फंक्शनल जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि कोई साहब 4 साल पहले मुंतखब हुए हों, उन्होंने ओथ भी ना लिया और ख़ास तौर पे वो कानून के से भागे हुए हों एक लिहाज से, और वो वापस आके 4 साल के बाद हल्फ ले लें और आके वज़ारत ख़जाना का कलमदान संभाल लें। ये एक उसूली पोजीशन है, मेरा ख्याल है कहीं पे डिफेंड नहीं हो सकती। जहाँ तक अब पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल का ताल्लुक है, इनका रिकॉर्ड सामने है। खाकान साहब भी मेरा ख्याल है बयान कर चुके हैं, मैं ज़रा कनेक्ट देर से हुआ, और IMF वालों को भी मालूम है इनकी कुछ खुसूसियात हैं कि किस तरह मईशत को ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब बहैसियत पाकिस्तानी दुआ तो ज़ाहिर है हम यही करेंगे कि अल्लाह करे कि ये आए हैं तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, पाकिस्तान का रुपया बेहतर हो, और जिस तरह 2 दिन में बेहतरी आई रुपए की कदर में, उससे भी साफ लग रहा था कि ये कोई मैनिपुलेशन हो रही है 2-3 में बैठ के और आला तरीन हुक्काम के साथ मिलके। इसलिए कि हमारी एक मुलाकात एक मरकजी बैंक के एक बड़े साहब से हुई, तो उन्होंने कहा कि हम अभी जो 3-4 बैंक हमारे सामने आए हैं जिन्होंने 250 रुपये फी डॉलर के हिसाब से लेटर ऑफ क्रेडिट खोले थे, अब हम उनको जुर्माने करने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने यही सवाल उठाया खुद, चूंकि वो खुद बहुत इंतहाई अहम पोजीशन पे हैं, कि अब अगर हम इन पे जुर्माने लगा भी लें कि आपने क्यों 240, 50, 260 रुपए फी डॉलर ये लेटर ऑफ क्रेडिट खोले, वो कहते हैं जो नुकसान पाकिस्तान का हो गया है, पाकिस्तान की मईशत को जो इन्होंने इतने शदीद बड़े टीके लगा दिए हैं, वो नुकसान कौन पूरा करेगा। तो असल मसला ये है कि चंद लोगों ने मैनिपुलेशन की अपने अच्छा, ये चूंकि इकोनॉमी से रिलेटेड ये बड़ा अहम सवाल है, आपने जो LCs की जानिब हमारी तवज्जो दिलाई गुल साहब, चूंकि डॉक्टर खाकान हैं तो मैं ज़रा उनसे इस बारे में राय ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो सट्टेबाजी का कल जिक्र इसहाक डार ने भी किया, जिसकी बात इम्तियाज़ गुल साहब कर रहे हैं, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये हुआ है और समहाउ ये मार्केट में होता भी है, लेकिन क्या बैंक्स इसको किसी तरीके से डिफेंड कर सकते हैं टू सिक्योर देयर रिस्क? जितनी अनसर्टन सिचुएशन थी फॉरेक्स रेट के हवाले से, क्या वो इसको डिफेंड कर सकते हैं या नहीं? ये जो बात इस वक्त सामने आ रही है, ये वाकई पाकिस्तान को इसने नुकसान तो पहुंचाया है और ये शायद हमारे फाइनेंशियल लॉस से भी कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो देखें, रेगुलेटर का काम है कि वो हेवीली रेगुलेट करे इन चीज़ों को। ये स्टेट बैंक के एक्ट में हमने लिखा है, अभी जो रीसेंट एक्ट है, और उसमें एम्फसाइज किया है कि जो डिसऑर्डरली मूवमेंट ऑफ करेंसी हो उसको ठीक करना, और इसमें ना फंड मना करता है ना कोई एजेंसी मना करती है इंटरनेशनल, उसको रोकना। डिसऑर्डरली से मूवमेंट है कि अगर रुपया 3-3 रुपए एक दिन में मूव कर रहा हो, और अगर तो दोनों साइड्स पे मूव कर रहा हो तो दैट्स ओके। ये याद रखिए कि जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है उसका मतलब ये नहीं है कि रुपया कमजोर होता चला जाएगा। उसका मतलब ये है कि जब सप्लाई ऑफ
रुपी ऑफ डॉलर बढ़ती है तो रुपए को दोनों तरफ मूव करना है, यानी कि स्ट्रेंथन भी होना है। तो जब एक डिसऑर्डरली मूवमेंट हो रही हो तो मेरे हिसाब में तो उसी वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और ज्यादा विजिलेंट हो जाना चाहिए था। अगर फॉरवर्ड जो एलसीज का कवर है वो बहुत हाई रेट पे आ रहा था तो या तो उनको पूछना चाहिए था या मनी सप्लाई डॉलर की देखनी चाहिए थी। मतलब बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। और अब तो एक एग्जांपल ही सेट की जा सकती है ना जी कि सो दैट कि फॉरवर्ड लुकिंग इस तरह की कोई चीजें ना हो। इसके साथ साथ और भी कई चीजें हो रही थी मार्केट में। फॉर एग्जांपल जो अफगान स्मगलिंग हो रही थी उससे कर्ब का रेट बढ़ रहा था। जब कर्ब का रेट बढ़ रहा था तो वो इंटर बैंक पे प्रेशर डाल रहा था। सो और फिर इससे ओवरऑल एक मुल्क का आप याद रखिए जब सेंटिमेंट खराब होता है तो एक आम आदमी भी ये करता है कि अपनी वेल्थ की होल्डिंग डॉलर्स में ले जाता है। फिर एक बहुत बड़ी चीज ये होती है कि जो एक्सपोर्टर है वो याद रखिए उसके पास 120 दिन है अपने पैसे वापस लाने के लिए। वो उस प्रोसीड को होल्ड कर जाता है कि मैं थोड़े दिन और बाद लाऊं। ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो वो सेंटिमेंट डेवलप होता है जो आपने देखा। और लास्टली रिमिटर भी यही करता है कि जब वो दुबई से रेमिटेंस लगा रहा होता है तो अपने खानदान वालों को कहता है कि मैं 2 दिन बाद लगाऊंगा, आपको रेट बेहतर मिलेगा। ये एक सेंटिमेंट जो है ये बना सेंटिमेंट चेंज होता है। ठीक है डॉक्टर खाकान अब हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज गुल साहब भी चूंकि मौजूद है। इम्तियाज साहब कल जिस तरह से आपने खुद भी मेंशन किया कि बड़े लेवल के ऊपर जब ये डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएट हुई तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी कयासराइयाँ शुरू हो गई। लेकिन इमरान खान साहब ने कल एक मीडिया टॉक की उन्होंने कहा कि जो इसहाक डार साहब की वापसी है वो किसी डील का नतीजा है और इसी डील के तहत उनकी वापसी हुई है। आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे? जाहिर है जी टडील हुई होगी तो तभी वापस आए हैं। उन्हें कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कुर्बानी का बकरा बना के भेजा गया है ये देखने के लिए टू टेस्ट द वाटर्स कि वो जब वापस जाते हैं तो सियासी लैंडस्केप पे उसके क्या असरात पड़ते हैं। और उनको बज़ाहिर इसलिए भी भेजा गया कि यहाँ आके टेस्ट करें, फिर फिजा हमवार करें ताकि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ सकें। काफ़ी सारे मुकदमे तो इन सब के खिलाफ ख़त्म हो गए हैं अब जाहिर है, बल्कि इन्होंने खुद ख़त्म कर दिए हैं और बाकी जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और इंशाल्लाह 49 करोड़ 49.5 करोड़ यानी 50 करोड़ से कम की जो करप्शन है वो उसकी तरफ कोई नजर भी नहीं उठाएगा इंशाल्लाह। बड़े दिल से कहा आपने गुल साहब, लगता है आप चाहते हैं खत्म हो जाए, ऐसा है? अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला निकाला कि आप 50 करोड़ से कम की जो करप्शन है उसकी तरफ देखें नहीं। इनसे कोई पूछे कि जो 5 अरब की थी उससे आपने क्या निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला कामयाब होगा फॉर द लॉन्गर रन आपको लगता है? देखिए जी, जहाँ ना पहले कामयाब हुआ था 10-15, हमें तो 456 अरब का बताया गया था कि डॉक्टर आसिम हुसैन ने इस नौइयत की करप्शन की है, शर्जील मेमन का बताया गया था। लेकिन बात यह है जो सबको याद रखनी चाहिए, खाकान साहब इसकी शायद एंडोर्समेंट करेंगे कि हमारे जैसे मुल्कों में ये जो वाइट कॉलर क्राइम होता है और जो इस किस्म के काम करते हैं वो बच्चे तो नहीं होते। तो उन्होंने बड़ी बड़ी फर्मों की खिदमात, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी खिदमात हासिल की होती हैं और वो इस तरीके से ये काम करते हैं कि आप हमारे मुरव्वजा कवानीन के तहत तो छोड़ें, बाहर भी आप उनको साबित नहीं कर सकते। जाए कि आप कहें कि जी चूंकि आपके बच्चों की उम्र उस वक्त 15-16 साल थी, जिस वक्त आपने ये फ्लैट लिए थे और इन फ्लैट्स की इतनी कीमत है, उनके इतने असासे नहीं थे, ये अब जज पे है कि वो इस किस्म का फैसला दे। ठीक है, तो वो ना ये पहले कामयाब हुआ ना हुआ, असल मसला है कि आप प्लग कैसे करें, जहां जहां पे लूप होल्स हैं, जहां करप्शन होती है उसको आप कम से कम कैसे करें। ये जो एक रट लगाई हुई है, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी मुनासिब नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप ये नहीं कर सकते हैं, ना पहले कामयाब हुआ, उल्टा बदनामी ना हुई कर सकते। ठीक है, गुल साहब फाइन, फॉर लास्ट 30 seconds डॉक्टर खाकान, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। I just want to say कि I really hope कि हम इस जो लिक्विडिटी क्रंच है उसमें से निकल जाएं। अल्लाह करे कि हमारी जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनको हम वो एड दे सकें। मैं फिर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 चीज़ें, एक तो एनर्जी कंजर्व करें और दूसरा फ्लड विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए जो भी, चाहे 1 रुपया दें, चाहे 1000 दें, चाहे 1 करोड़ दें, वो जरूर दें। उस जानिब सारे फोकस करें। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपने रिस्पेक्टिव्स के ऊपर अपनी राय भी दी और तज्ज़िया भी हमारे सामने रखा। इम्तियाज़ गुल साहब और डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक। प्रिया में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ ताइक्वांडो के हवाले से। ताइक्वांडो चैंपियंस की बात करते हैं हम। पाकिस्तानी मुख्तलिफ एथलीट्स जिसमें शहबाज अहमद शामिल हैं। शहबाज अहमद पोखरा नेपाल में पहली माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल पोम्से ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई। इसमें इवेंट की अंडर 40 मिक्स्ड कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जबकि खवातीन की बात करें तो वो भी ओबियसली किसी से कम नहीं है। इस चैंपियनशिप के अंदर खातून एथलीट नायला इकरामी ने अंडर 30 कैटेगरी में कांसी का तमगा और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा नेपाल में तीसरी माउंट एवरेस्ट ओपन ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप के फातेह शहबाज अहमद और नायला इकरामी के अलावा हमारे साथ वसीम जावेद भी मौजूद हैं जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इन तीनों चैंपियंस हैं, इन तीनों हीरोज से बात करते हैं और तीनों हमारे साथ लाइव मौजूद। बिल्कुल, तीनों को खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच नायला, शहबाज और वसीम, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पहले तो आगाज में इस चैंपियनशिप के हवाले से हमें आप में से कोई भी बताए कि चैंपियनशिप बेसिकली क्या थी, मुख्तलिफ कैटेगरीज जिस तरह से अभी हमने मेंशन किया, इन कैटेगरीज के हवाले से भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, कोई भी आप में से कोई भी बोले भाई, फ्लोर इज योर्स, खुल के। हाँ जी वसीम। जी वसीम आप बता दें, चले वसीम से शुरू कर लेते हैं। वसीम आप बताइए। और ये नेपाल में हुआ है इवेंट G2 का था और इसमें कम से कम कोई 900 से ज़्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और हमारा पाकिस्तान का दस्ता भी तकरीबन 14-15 प्लेयर्स के साथ शामिल था, जिसमें हमारे साथ कोरियन मास्टर्स भी थे और ईरानी मास्टर हमारे साथ थे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे पाकिस्तान ने फर्स्ट पोजीशन ली है, जिसमें हम लोगों के 5 गोल्ड हैं, 3 और 5 ब्रॉन्ज हमने लिए हैं। अच्छा माशाल्लाह, लवली। नायला, अपने जरा कैटेगरी के हवाले से भी बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली हम मर्द हजरात की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने भी वहाँ पे परफॉर्म किया, मेडल अपने नाम किया, हम आपके भी इस मुकाबले के हवाले से जानना चाहेंगे। जी, मेरी कैटेगरी में जो है मुख्तलिफ कंट्रीज से लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था और उसमें 35 पार्टिसिपेंट्स थे और बहुत अच्छे प्लेयर्स आए थे। और स्पेशली मलेशिया थी, लेकिन उन्होंने हमारा फाइनल के साथ जो है उनके साथ आया था। तो लेकिन अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। आप तो मेडल जीत के आ गई, तो अब आपके लिए तो बहुत ही अच्छा था। देने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज मेडल लिया है। चलें इंशाल्लाह गोल्ड भी जल्द आएगा और बहुत ही ब्रिलियंट। अच्छा भाई, हमारे साथ शहबाज अहमद भी चूंकि मौजूद है। शहबाज आप बताइए, एक तो अपने कंपटीशन के हवाले से, और आप जब तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त आपके माइंड में तो ओब्वियसली हर बंदे के, हर प्लेयर के यही होता है कि हमने मैक्सिमम करना है और बेस्ट देना है और बेस्ट जीत के आना है। कैसे रहे कॉम्पिटिशन्स और कहीं ऐसा भी लगा कि शायद ना कर पाऊँ गोल्ड तक? ओवरऑल जर्नी बताइए इस टूर्नामेंट की हमें। जी सर, सबसे पहले सर 2019 में मैं नेपाल गया था साउथ एशियन गेम्स खेलने। तो वहाँ से मैंने एक सिल्वर और एक ब्रांज मेडल लिया ना। तो जिससे मैंने लूज़ किया ना, वो इंडियन थे, श्रीलंकन, बंगाली थे, नेपाल वाले थे। तो उसके बाद मैंने माइंड में रखा हुआ था कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा ना इन ही प्लेयरों को मैंने लूज़ करना है, हराना है। तो तब से मैंने अपनी मेहनत डबल ट्रिपल कर दी है। तो अल्लाह का शुक्र है, इस दफ़ा जब हम नेपाल गए हैं खेलने तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की है। कोरिया में गए थे, वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वहाँ से हमने 15 दिन का ट्रेनिंग टूर किया है, मैंने और वसीम भाई ने। सही। तो अच्छा, वहाँ से तो आपकी बेसिकली आपने कोरिया में भी अपने आप को ट्रेन किया है। तो शहबाज, कौन से टफ कंटेस्टेंट्स कौन से थे इसमें? कौन से ममालिक हैं जो इस खेल में बहुत अच्छे हैं और उनके यकीनी तौर पे बजट्स और जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमसे डेफिनेटली बेहतर होंगे, क्योंकि जितने एथलीट से हमारी बात होती है वो यही बेचारे गिला भी करते हैं। तो कौन से ममालिक हैं जो आपके सामने बहुत टफ थे, जिनके साथ कम्पीट करना और आपने उनको बीट किया? सर फिलहाल तो मेरे माइंड में यही था कि नेपाल अच्छा था, उनका प्ले नेपाल वालों का। और अच्छा। श्रीलंकन गोल्ड मेडल था 2019 में, जिससे मैं लूज़ हुआ था। तो लेकिन ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लेवल में। सही। तो बिल्कुल माइंड में मैंने यही रखा हुआ था कि इंशाल्लाह इन लोगों को बीट करना है। और आज अल्लाह ने हमें फतह नसीब की है और अल्लाह का शुक्र है विक्ट्री स्टैंड में
उन लोगों को ही पीछे छोड़ा है जिनसे मैं 2019 में पीछे। ब्रिलियंट। ये तो मतलब आपने सोचा हुआ था माइंड में कि आपने इनको ही हराने और आपने उनको हराया भी। दैट्स ब्रिलियंट। वसीम, अपनी ट्रेनिंग्स के हवाले से बताएं। जिस तरह से अभी शहबाज बता रहे थे कि इंटरनेशनल जो प्लेयर्स आते हैं ऑब्वियसली उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, उनकी जो प्रैक्टिस है वो बड़ी डिफरेंट होती है। आप लोगों की ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं और आप लोगों को आपकी जो फेडरेशन है, जो भी इदारा आप लोगों को कर रहा है, किस हद तक वो आपकी हेल्प करता है इस हवाले से? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्रेसिडेंट कर्नल वसीम साहब का और जो CEO हमारे उमर सईद साहब हैं कि वो हम लोगों के लिए बहुत सारा एफर्ट कर रहे हैं। उनकी एफर्ट की वजह से हमारे पास अभी ईरानी मास्टर्स भी हैं जो वर्ल्ड के प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं और ओलंपिक से मेडलिस्ट भी हैं। और लाइक इस तरह हमारे पास कोरियन मास्टर, कुकीवान के मास्टर हमारे पास हैं, वो भी बहुत अच्छे मास्टर, टॉप के मास्टर हैं। उन कोचेस की वजह से आने से हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा और हम बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये सब कुछ फेडरेशन की वजह से, या फेडरेशन में बहुत सपोर्ट कर रही है और ये हमारे जो कमबैक्स वाले हैं ये भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोगों को टूर्स मिल रहे हैं और हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये आप कह रहे हैं कि हमारे लोग में, और जिस कैटेगरी में मैं खेलता हूँ, मेरे कैटेगरी सबसे टफ कैटेगरी होती है। 45 पार्टिसिपेटेड थे मेरी कैटेगरी में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीसरी पोजीशन ली है। और रशियन जो मलेशिया के प्लेयर थे वो टॉप के प्लेयर हैं, वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं, उनके साथ मैंने टक्कर दी है और माशाल्लाह ठीक रहा उनके साथ। नहीं, बहुत अच्छे रहे हैं आप। अगर मेडल ना भी जीतते, आपकी पार्टिसिपेशन ही बड़े एजाज़ की बात है। आपने पाकिस्तान के झंडे को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इससे बड़ी और क्या बात है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। खैर नाइला, आपकी तरफ आते हैं। आप कम बोल रही हैं, हमें मालूम है, लेकिन आपको बुलवाना हमारा काम है तो हम बुलवाएंगे। थोड़ा सा हमें अपनी ये जो गेम है, आपका जो सफ़र है, इसके बारे में हमें बताइए। आपने कितनी उम्र से शुरू किया, कब से खेल रही हैं और आगे कहाँ तक जाना है, क्या इरादे हैं आपके? मैंने जो है स्टार्ट किया था 2019 में, 14 इयर्स में स्टार्ट किया था मैंने। और अभी मुझे 3 साल हो गए ताइक्वांडो स्टार्ट किए हुए। तो इस इंटरनेशनल इवेंट भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा। तो आगे भी इंशाल्लाह मेहनत करूंगी। तो मुझे ये बताएं नाइला, आपका इंटरनेशनल तो पहला एक्सपीरियंस था, आप किस तरह ट्रेनिंग करती हैं? क्योंकि ये तो फिजिकल स्ट्रेंथ और दीगर चीज़ों पे भी होता है और ऑब्वियसली आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं। और बड़े पसमानदा बलूचिस्तान से हैं, तो आप वहाँ की सूरत हाल में अपने स्पोर्ट को किस तरह से कंटिन्यू करती हैं? जी मुझे तो मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करते, तो उनकी वजह से जो है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मैं ट्रेनिंग करती रही। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम में हूँ और कोरियन मास्टर में ट्रेनिंग करवाते, तो वो बहुत अच्छे कोच है, उन्होंने बहुत मेहनत की। तो नाइला, ये जो कोरियन कोचेस होते हैं या इवन चाइनीज होते हैं, इनके साथ तो हमारे लैंग्वेज बैरियर है बहुत ज़्यादा। इनकी बातें कैसे समझ आती हैं आप लोगों को? क्या इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं? क्योंकि यूजुअली ये लोग इंग्लिश भी नहीं बोलते। और क्या फिर हो जाता है ट्रेनिंग के अंदर, मैनेज हो जाता है? जी हो जाता है, हम ना इंग्लिश में जो है वो बात करते तो। अच्छा, मैनेज हो जाता है। तो अभी आप लोग, ये सवाल मेरा होगा जी शहबाज से। शहबाज, अभी जिस सतह के ऊपर आप ट्रेनिंग ले चुके हैं और जिस तरह का इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको बीइंग प्लेयर्स मिल चुका है, आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में आप किस सतह तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किस बड़े मेडल के लिए कम्पीट कर सकते हैं आप? सर, सबसे पहले तो अपने कोचेस का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कोरिया से आए हुए हैं, मास्टर सिंगर चोए, जिनकी एफर्ट से, जिनकी इतनी मेहनत से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और कर्नल वसीम प्रेसिडेंट ताइक्वांडो के हैं जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और इंशाल्लाह ऐसी अगर हमें सपोर्ट मिलती रही तो मेरा माइंड है और मेरे कोचेस का भी माइंड है कि ओलंपिक्स में हम जाएंगे और इंशाल्लाह ओलंपिक्स में मेडल लेकर आएंगे। इंशाल्लाह। चलें, हमारी तो बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। अब हमें ये भी बता दीजिए, आप चूँकि आप सभी माशाल्लाह चैंपियंस हैं और आपके साथ मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी आप में से कोई भी एक, चलें हम नाइला से ये मैसेज ले लेते हैं। नाइला, जो भी जूनियर्स आना चाह रहे हैं ताइक्वांडो के हवाले से, उनको आप कोई सजेशन देना चाहें? उनको खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए? कुछ भी मशवरा आप अपनी आने वाली जो प्लेयर्स हैं उनको आप देना चाहें, जो आपको देख रही हैं, और खासतौर पे बलूचिस्तान वगैरह और दूर दराज की बच्चियां। जी मैं तो कहती हूँ कि मतलब हर किसी के लिए मार्शल आर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी। उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए
और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मतलब जो आएगा ना तो जबरदस्त, ठीक है, शौक से करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच नाइला, बहुत शुक्रिया। वसीम आपका भी बहुत शुक्रिया और शहबाज आपका भी बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप लोगों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए मेडल जीते, बहुत फख्र की बात है हमारे लिए। हम आपकी टाइक्वांडो चैंपियन से मुलाकात करवा रहे थे, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो एंड लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। जब हमारे इतने थ्रिलिंग किस्म के लहजे और चेहरे बन रहे होते हैं तो आप समझ जाया करें कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। जरूरत ही भाई आई थिंक द ओनली थिंग जो मुझे सुबह के शो में बहुत ज्यादा खुशी और थोड़ा थ्रिल और एनर्जी देती है ना, वो क्रिकेट है, वो भी जब हम जीते, खास तौर पे जब हम जीते। आज तो भी मैच ही नहीं हुआ ना, अभी तो कल देखेंगे आपका ये थ्रिल और ताज़ा तरीन खबर आपके लिए है कि लाहौर के बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे तो नहीं, कजाफी स्टेडियम के अतराफ में बड़ी टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है। मुझे भी आज रास्ता बदल के आना पड़ा और सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम हैं, ट्रैफिक के इंतजाम हैं। हाँ, बदलना अच्छा होता है ना। तो अल्लाह करे पाकिस्तान भी अपना रास्ता बदले, खासतौर पे पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर। 7 T20 मैचों की सीरीज है, आज उस सिलसिले का 5वां मैच हो रहा है और ये शाम 7 बजे लाहौर कजाफी स्टेडियम में होगा, जिसमें 27,000 लोगों की गुंजाइश हो सकता है उसमें से एक अरमला हसन भी हो। नहीं बिल्कुल ही, मैंने टिकट नहीं खरीदी लेकिन सारी टिकट्स फरोख्त हो चुकी है जी। नाजरीन जिन्होंने टिकट्स ली थी आप लोग टाइमली चले जाइएगा। प्रैक्टिस सेक्शन जो है कल बारिश की वजह से मनसूख हो गया था, तो आज टीम्स बाकायदा तौर पे मैच खेलेंगी और ये 5वां मैच है, अभी बराबर चल रही सीरीज। आज के मैच में क्या सूरत हाल होती है, अच्छा वो भी हम बात करेंगे, लेकिन एक और खबर भी है कि भारत के साथ सीरीज के लिए जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है उसकी एक बड़ी पेशकश सामने आ गई है जी। वो कहते हैं कि भारत टेस्ट सीरीज के लिए, पाकिस्तान भारत टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड बोर्ड अपना किरदार अदा कर सकता है। पीसीबी और बीसीसीआई से उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी आप हमारे पास खेलें, आपस में आप अपनी जगह पे नहीं खेल सकते तो हम आपकी मेज़बानी कर लेते हैं। तो इस पर उन्होंने दावत दी, अब देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वक्त, देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। सलीम खाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। सलीम साहब गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। टीम्स हमारे पास आ चुकी हैं और मैदान हमारा तैयार है, लेकिन हमारे आप नहीं आए लेकिन हमारे बादल भी तैयार है। मसला ये लाहौर के, तो क्या तेजी आज के मैच को लेकर? पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहिए था कि बारिश का क्या चांस है? बारिश तो नहीं हो रही है? लग रहा है सलीम भाई, लग रहा है, जिस तरह मैं मौसमियात में तो नहीं हूँ लेकिन मुझे देख के लग रहा है कि चांसेस हैं। अच्छा, वो खबर तो पता चल गई होगी आपको एक बुरी कि नसीम शाह जो हैं वो बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज हो गए, डेंगू का उनका है। तो पाकिस्तान के लिए ये एक थोड़ी बैड न्यूज सुबह ही आ गई, क्योंकि शादाब और नसीम को इस मैच में खिलाना था। तो अब एक प्लेयर तो हमारा जो है वो बाहर हो गया जिसको कमबैक कराना था। अब लेकिन ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। अब तक तो ये चल रहा है, एक वो जीत रहे हैं, एक हम जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अभी ये मैच जीते पाकिस्तान ताकि फिर वो सीरीज जीतने का चांस बने। वैसे बारी तो इंग्लैंड की आज जीतने की, वैसे जैसे बारियां नहीं लगी हुई। अच्छा सलीम साहब, ये मैच में आपने कहा ना कि बारिश, कल तो प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ चूंकि लाहौर में स्पेसिफिकली जहाँ कजाफी है वहाँ पे तो बारिश हुई काफी तेज, तो आज वो ऑब्वियसली वो भी मौका नहीं मिला। तो ये जो आज का मैच है, दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ को आप किस तरह से देख रहे हैं? नसीम शाह तो अनफॉर्चुनेटली नहीं होंगे अवेलेबल आज। स्ट्रेंथ देखें दोनों टीमों की अच्छी है और इंग्लैंड की एक खास बात यह है कि इंग्लैंड मुसलसल तजुर्बात कर रहा है। वो जितने प्लेयर्स को लेके गया है सबको मौका दे रहा है और खेल रहे हैं। उनके हर मैच में कोई नया प्लेयर सामने आता है और वो परफॉर्म कर जाता है। हम लोग थोड़ा डरते हैं और बाय बुक चल रहे हैं हम लोग। आपने देखा होगा बैटिंग में भी यही होता है कि भाई तीसरा नंबर, आधे से ज्यादा बैटिंग तो सलीम भाई हमने बना के दी है उनको, पीएसएल से अच्छे प्लेयर्स दिए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बात है। लेकिन वो आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, एक पहले खौफ था ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड वगैरह के प्लेयर्स को ना कि इंडिया जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, मसला होगा स्पिनर्स को खेलने में कंडीशन। अब और पीएसएल की वजह से ये खौफ खत्म हो चुका है। सब यहाँ आते हैं, मजे से परफॉर्म करते हैं, कभी कभी हमसे अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। तो इंग्लैंड की टीम बिल्कुल, उसके कुछ प्लेयर्स नहीं भी हैं लेकिन उसके बावजूद उसने साबित किया कि जो नए प्लेयर आ रहे हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं और वो भी हीरो बन रहे हैं। तो आज बाबर आजम अपने उस होम ग्राउंड में, वैसे तो पहले खेल चुके हैं लेकिन उस होम ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, पहली दफा खेलेंगे ओब्वियसली, जहां पे उन्होंने एज बॉल पिकर अपने करियर का आगाज किया एंड देन ही वर्क रियली हार्ड एंड नाउ ही इज द कैप्टन ऑफ नेशनल टीम। तो बाबर आजम के लिए होम ग्राउंड है कजाफी, उनके लिए बड़ी यादगार जगह है। तो इस क्या कहेंगे, आज फिर एक और 100 एक्सपेक्ट करें हम उनकी करियर का तीसरा? बिल्कुल, एक बड़ी इनिंग की तवक्को तो हमको भी है और बाबर एक और रिकॉर्ड कोहली का तोड़ने वाले हैं। 69 रन उनको शायद चाहिए और उम्मीद तो ये है कि एक बड़ी इनिंग बाबर की सामने आए। लेकिन बाबर और रिजवान, इन दो से भी हटकर थोड़ा सोचने की जरूरत है। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, इस सीरीज में तो यही होता रहा
बाबर की कप्तानी के हवाले से अगर आप बोलें तो मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा कि बाबर की कैप्टनसी में ना अब तक एक चीज मैंने नोट की, शायद आपने भी नोट की हो, कि बॉलिंग में वो चेंजेस वगैरह जो हैं वो पहले से माइंड बना हुआ होता है कि ये ओवर से कराना, ये ओवर से कराना। सिवाय पिछले मैच में जब इंजर्ड हुए उस्मान तो फिर इफ्तिखार को गेंद देनी पड़ी। तो एज ए कैप्टन बाबर को भी इम्प्रूव करना चाहिए, एज अ बैट्समैन तो बहुत आगे आ चुके हैं वो। अच्छा सलीम साहब, चूंकि हमारे पास टाइम कम है, क्विकली जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर की है, आप इस हवाले से क्या मजीद अपडेट कर सकते हैं? पब्लिसिटी स्टंट है ये, और मेरे ख्याल है पीसीबी ने ये खबर जो है वो सर्कुलेट करवाई है ये जाहिर करने के लिए कि देखो हम कितना काम कर रहे हैं। 1% भी चांस नहीं है पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज का, जो मौजूदा हालात है, और इंडिया में जब तक मौजूदा हुकूमत उनकी है मोदी की, वो बरकरार है। चले वो वैसे ही हार जाते हैं हमसे, हम इसलिए हमसे नहीं जेल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। थैंक यू वेरी मच सलीम भाई, बहुत शुक्रिया फॉर रिव्यू एंड एनालिसिस। क्रिकेट है, लाहौर है, 27,000 लाहौरी हैं और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड है। इससे बेहतर दिन हो नहीं सकता लाहौर में। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद कहते हैं और आपको दिखाते हैं अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। आज हम इस सेगमेंट में आपको दिखाएंगे जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, कैसे ट्रेन किया जाता है हमारी पुलिस को। बता रही हूँ फैरा फैज मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में। आप लोगों को मोटरवे पर सफ़र करना तो बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि मोटरवे पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है? आज के इस सेगमेंट में हम आपको इनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस दिखाएंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी महबूब असलम मोटरवे पुलिस। सर, सबसे पहले तो मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है और वो ये है कि इस कॉलेज की हिस्ट्री क्या है? ये ट्रेनिंग कॉलेज बेसिकली इस्लामाबाद में जब मोटरवे पुलिस बनी 97 में, तो ये इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। उसके बाद 99 में ये चक्री शिफ्ट हो गया, फिर 2002 में ये इस जगह पे शिफ्ट हुआ शेखुपुरा में। उस वक्त ये ट्रेनिंग स्कूल था। फिर 2012 में इसको ट्रेनिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया। तो 2012 के बाद यहाँ पे कमांडेंट जो है वो डीआईजी रैंक का होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमने बेशुमार इसमें बिल्डिंग्स नई बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली लाए हैं, टेक्नोलॉजी में तब्दीली लाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको विज़िट कराता हूँ तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा। बिल्कुल सर, विज़िट भी मैंने करना है और साथ साथ हम आपसे बातें भी करेंगे, इस ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में भी मज़ीद जानेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? मेरा ख्याल है आप ड्राइविंग लाइसेंस देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस और बाकियों का फ़र्क क्या है। तो हम डीएलओ से शुरू करते हैं। हम आपको पहले डीएलए ले चलें। आइए। अच्छा सर, मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने ये चार्ज कब संभाला था और आपके चार्ज के अंदर क्या क्या ड्यूटीज़ आती हैं? देखें, कमांडेंट जो है वो ओवरऑल तमाम कॉलेज का रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रेनिंग का, कॉलेज की डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हर चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली कमांडेंट इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई ख़ास वजह है? ये मेरा पैशन है। आई लव ग्रीनरी एंड आई लव फ्लावर्स। तो मेरा ख्याल है हम अपनी पहली जगह पर आ चुके हैं। जी, हमारा ड्राइविंग स्कूल है और ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी है, जहाँ पे हम जनरल पब्लिक के भी लाइसेंस बनाते हैं और अपने जो अफसरान हैं उनके भी लाइसेंस बनाते हैं। हमारे लाइसेंस में और आम डिस्ट्रिक्ट के लाइसेंस में अच्छा खासा फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है दोनों में? हम देखें, हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम जो रिटन एग्ज़ाम है वो हम डेफिनेटली लेते हैं। बाकी जो ज़िले वाले हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उस लिस्ट से अगर शेखुपुरा का है तो उसका लाइसेंस शेखुपुरा में बनेगा। हमारे पास पूरे पाकिस्तान से कोई भी बंदा आके लाइसेंस बनवा सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, ये पाकिस्तान में तो चलता है, अगर इंटरनेशनली आप ट्रैवल करते हो तो भी ये वैलिड है? जी, हमारा लाइसेंस जो है जितनी यूनाइटेड नेशंस की कंट्रीज़ हैं उन तमाम में हमारा लाइसेंस एक्सेप्टेबल है और वैलिड
लिमिटेड है। सर आपको क्या लगता है कि जो लोग भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सबसे मेजर गलती जो है वो कहाँ पे करते हैं? देखिए लोगों को बेसिक सेंस ही नहीं है कि जब आपने गाड़ी में बैठना है तो सबसे पहले आपने सीट बेल्ट लगानी है, बार बार ब्रेक पे पाँव नहीं रखना है और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है। ये जो बेसिक सेंस है लोगों में वही नहीं होती है। सर ये तो हो गया लाइसेंस डिपार्टमेंट, अब हम कहाँ पे जाने वाले हैं? अब इसके बाद हम आपको अपना मैकेनिकल लैब दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए। ये हमारी लैब है मैडम, इसमें हमने हर किस्म का जो है पुर्जा वो जो गाड़ी में अवेलेबल होता है वो हमने अलग-अलग करके रखा हुआ है। अच्छा, और इसको अलग अलग करने की क्या वजह है? इसको अलग करने की वजह ये है कि सबको पता हो कि गाड़ी के इंजन में ये चीज़ें होती हैं। अगर इंजन ख़राब हो जाए, ये देखें ये एक कंप्लीट इंजन है, इसको वो चला के इसको ये बाकायदा चलता है, इसको वो बताते हैं कि जी इंजन ऑपरेट कैसे करता है। हम इन ड्राइवर्स को बताते हैं कि जी इंजन में क्या क्या होता है, गाड़ी के पार्ट्स में क्या क्या होता है और उसको अगर ख़राब हो जाए तो आपने उसको कैसे ठीक करना है। अब इसके बाद हम कहाँ पे जाने वाले हैं? हम आपको ड्राइविंग सिमुलेटर दिखाना चाहेंगे। आपको वर्चुअली ये लगता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं बल्कि आपसे चलवाते भी हैं। अच्छा सर, मुझे इस सिमुलेटर के बारे में बताएं कि इसमें कितने व्हीकल्स ऐड हैं? मैडम इसमें हर किस्म का व्हीकल है, इसमें हैवी ट्रक है, गाड़ी है। अब ये देखें ये मसलन अब ये कच्चे ट्रैक पे चला जाएगा, ये अब आपको आगे से थोड़ा सा रफ ट्रैक आ जाएगा। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हिली एरिया आ जाएगा, डिफरेंट ये देखें अब ये बिल्कुल ख़राब ट्रैक है, इसको फील हो रहा है कि ये रफ ट्रैक पे चला रहा है। अब इसी तरह से इसमें डिफरेंट सीन्स क्रिएट हो सकते हैं, फॉग का हो सकता है, रेन का हो सकता है। अभी ये देखिएगा ये आपको डिफरेंट उसमें लेके जाएगा कि जी ये देखें आप, ये देखें आप इसका जी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी पे काबू हो रही है। ठीक है, अब बारिश शुरू हो चुकी है। अब वाइपर्स का यूज कर रहा है, गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। स्नोफॉल, ये देखिए स्नोफॉल की ऑप्शन है, स्नोफॉल हो गया और वर्चुअली इसको ये फील हो रहा है। ये देखें ही इज जस्ट फीलिंग कि ही इज एक्चुअली ड्राइविंग द व्हीकल। अभी इसकी हम एक रिपोर्ट जनरेट होएगी। ये देखें जी इसका ड्राइविंग टाइम आ रहा है 4 मिनट 54 सेकेंड। पूरा ब्रेकडाउन हमारे सामने आ चुका है। देखें इसने एक्सीडेंट एक भी नहीं किया, जैसे कि आपने देखा बड़ी मुश्किल गाड़ी चलाई, इज अ गुड ड्राइवर। तो अब बारी आती है मेरी और मेरा टेस्ट यहाँ पर होगा और देखते हैं कि क्या इस टेस्ट में मैं पास होती हूँ या फेल होती हूँ। ले जी सिमुलेटर पे मैं बैठ चुकी हूँ और सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो लगाई है मैंने सीट बेल्ट। तो सर स्टार्ट करें? करें ब्रेक पे पाँव रखें। अब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेंटर लेन में रखें। मैं गाड़ी चला रही हूँ। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अच्छी गाड़ी चला रही हूँ और लेकिन मैंने वाइट लेन भी क्रॉस कर लिया। कोई बात नहीं, आप बस स्पीड पे ज़रा कंट्रोल रखें और आराम से गाड़ी चलाएं। अभी आपका टायर ब्रस्ट होएगा, आपने गाड़ी को संभालना है। अभी देखें ज़रा और यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाता है। मेरी गाड़ी का टायर तो यहाँ पे पर्पसली ब्रस्ट किया गया लेकिन मुझे यहाँ पे बैठे हुए फील हुआ कि मेरी गाड़ी का टायर फट चुका है और मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए और हम चलते हैं अपनी अगली जगह पे और दिखाते हैं आपको कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और क्या क्या चीजें हैं। आइए। अब हम कहाँ पे जाने वाले हैं? हमने एक म्यूजियम बनाया है कि हाउ दिस मोटरवे डेवलप्ड, 97 में क्या थी और आज क्या है। जबरदस्त, तो सर चलते हैं। ये हमारा परेड ग्राउंड है, जैसा कि आप देख सकती हैं यहाँ पे हम सुबह पीटी भी कराते हैं। और सर ये डेली प्रैक्टिस होती है? डेली। ये मैडम हमने म्यूजियम बनाया, ये हमारा मोटरवे का पहला टाइपराइटर था जिस पे कोई ऑफिशियल लेटर साइन हुआ है। और सर ये कितना पुराना हो? 1997। ये हमारा पहला यूनिफॉर्म था, ये इस कलर में था जो मोटरवे का पहला यूनिफॉर्म बना था। और ये हमारे डिफरेंट सेट्स हैं कम्युनिकेशन के मतलब 2097 में हमारे पास इस तरह का वायरलेस कम्युनिकेशन था। फिर एडवांस होते होते अब हम मेट्रोला G8 पे आ गए। हमारे पास लेटेस्ट ये हैं। ये 2005 में ये हमारे पास इतना बड़ा कैमरा होता था, फिर 2010 में हम नाइट विजन पे चले गए। इस तरह से तरक्की करते करते हमारे ये जो स्पीड कैमराज हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए। सर इसकी रेंज कितनी होती है? 500 मीटर्स। ये हमारी हर गाड़ी में ये सामान मौजूद होता है, हर गाड़ी में स्टॉप का साइन,
माइक्रोफोन, ये जो कोन्स हैं और ये जो फर्स्ट एड किट है। अच्छा, मोटरवे की जो कार्स हैं वो कितने डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रही होती हैं? 20 किलोमीटर के एरिया में हमारी एक गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही होती है। ठीक है, और अगर कभी आप लोगों को कॉल आती है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, तो कितनी देर में आप लोग वहाँ हमारा पे रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है, हम 5 से 6 मिनट में पहुँच जाते हैं। फिर ये हमारा नया यूनिफॉर्म आ गया। अब यहाँ से तरक्की का दौर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे डिफरेंट रैंक्स हैं, जो ऑफिसर्स के रैंक्स होते हैं वो हैं, और ये वो वेपन्स हैं जिनसे हम इनको ट्रेनिंग कराते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन हैं, G3 है, MP5 है, पिस्टल्स हैं, और ये 303 है, SMG है। ये डिफरेंट वेपन्स हैं। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन किट है, जो हम कोई बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसमें ये इन्वेस्टिगेशन इस्तेमाल करते हैं। सर, सीरियस एक्सीडेंट को किस तरह से आप डिफाइन? सीरियस मतलब जिसमें नंबर ऑफ डेथ्स ज़्यादा हों, जिस तरह ये पिछले दिनों में डेवो की एक बस जल गई उधर। ये मैडम हमने शो किया हुआ है कि जी 97 में हम सिर्फ लाहौर से इस्लामाबाद थे, और ये लाहौर से इस्लामाबाद को 386 किलोमीटर था टोटल। अब माशाल्लाह मोटरवे पुलिस 4,412 किलोमीटर के एरिया हम मैन कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं। सर, म्यूजियम का विजिट हो गया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब मैं आपको फायरिंग सिमुलेटर दिखाना चाहूँगा कि हम आर्टिफिशियल फायरिंग कैसे कराते हैं और एक्चुअल फायर कैसे कराते हैं। तो चलते हैं। आए। ये मैडम हमारा फायरिंग सिमुलेटर है। ठीक है। यहाँ पे जिस तरह आपने पहले ड्राइविंग सिमुलेटर देखा, उसी तर्ज पे ये हमारा फायरिंग सिमुलेटर है। हम यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल फायर की तरह इन्हें प्रैक्टिस कराते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि फायरिंग सिमुलेटर के ऊपर इनको प्रैक्टिस कराने की क्या वजह है? मैडम देखिए, जो एक्चुअल बुलेट होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, तो ये बिल्कुल इनको फील यही होती है। अभी हम आपको भी फायर करा के दिखाएंगे, आपको फील यही होएगा कि आप एक्चुअल फायर कर रहे हैं। ये आपके 2 फायर बिल्कुल बाहर गए और बाकी आपके फायर इस रेंज में है। मतलब इट्स अ एवरेज फायर, नॉट अ गुड फायर बट इट्स अ एवरेज फायर। आपने पहली दफ़ा किया उस हवाले से बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको एक्चुअल फायर रेंज में लेके जाऊँ। चलें। आगे जो मंजर है वो देख के ही मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि मैं भी अभी यहाँ पे फायरिंग करूँगी। तो क्या मुझे इजाज़त है यहाँ पे फायरिंग करने की? नहीं, हम आपको कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि हम एक्चुअल फायर अपने ट्रेनीज़ को कैसे कराते हैं, और इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। सर, जितनी भी फीमेल्स होती हैं वैसे वो इस तरह के काम करने से डरती हैं? नहीं, वी गिव देम कॉन्फिडेंस। शुरू में जब ये आती हैं तो दे आर लिटिल बिट, एग्जैक्टली, शुरू में जब आती हैं तो फिर किस तरह से आप लोग? हम आहिस्ता आहिस्ता इनको मोटिवेट करते हैं, इनका मोटिवेशनल लेक्चर्स रखते हैं। हमारा जो पिछला बैच पास आउट हुआ है उसमें जो टॉपर थी वो एक फीमेल थी। सर, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं फीमेल से फायर करवाऊँ ताकि लोगों को पता चले कि फीमेल जो है। पहले फीमेल से करवा लें। आज मैंने इस ट्रेनिंग कॉलेज का विज़िट किया और यकीन करें मुझे बहुत खुशी हो रही है, और इस सारा क्रेडिट मैं आपको देना चाहूँगी। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। यहाँ पर मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, और वो ये है कि आपने जैसे मुझे स्टार्टिंग में बताया कि आपके इस ट्रेनिंग कॉलेज में 10% फीमेल हैं, तो सर इस रेशियो को इंक्रीज़ करने के लिए आपके फ्यूचर में क्या क्या इकदाम होंगे? हम यहाँ पे मेल और फीमेल में बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। उसी लेवल की ट्रेनिंग फीमेल्स करती हैं, उसी लेवल की ट्रेनिंग मेल करते हैं। इसीलिए आपने देखा कि जो फीमेल हैं वो फायरिंग कर रही थी। जैसे अभी आपने देखा कि सैलरी वाला एक इशू हमारा बहुत सीरियस इशू है। मैं आपके चैनल की तवासत से, हालांकि हमारे इंस्पेक्टर जनरल इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश भी है कि हो जाए, लेकिन ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। बाकी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनकी परफॉर्मेंस हमारी परफॉर्मेंस से कंपेयर कर ले और उनकी सैलरी हमारी सैलरी से कंपेयर कर ले, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये हमारी आवाज़ जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक ज़रूर जानी चाहिए। ये जो बच्चियाँ बैठी हैं ये इस कॉलेज को अपना घर समझती हैं और मुझे ये एज अ फादर लेती हैं। तो जब एक इस तरह का माहौल होता है तो देन पीपल आर एनकरेज्ड और फिर लोग आते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज का दिन इन लोगों के साथ गुजारने के बाद एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ, और वो ये है कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है और ये अपने तमाम ऑफिसर्स को उसी टेक्नोलॉजी की बिना पर ट्रेनिंग देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के ऊपर हम मुसलसल फोकस किए हुए हैं। इससे पहले भी हम बात करते रहते हैं, लेकिन अब तो जो वक्त गुजर रहा है मामलात और हालात मज़ीद ही ख़राब होते जा रहे हैं और ऐसे लगता है एक जुमले में अगर इसको समझें कि शहर में कोई कानून नहीं है, कोई कानूनी एजेंसी, कोई इदारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ चुके हैं, यौमिया 1 दर्जन से ज़्यादा वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं और जो सिर्फ रिपोर्ट हो रही हैं, जो रिपोर्ट होती है यू नो दैट कि वो कुछ भी नहीं होता, यू बीन रिपोर्टिंग देयर, नो के सूरत हाल क्या होती है। 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी इस वक्त डाकुओं के रहमो करम पे है। जराइम पेशा जो अनासिर है, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, जब चाहते हैं डाकू जिसको चाहते हैं, जिधर चाहते हैं, उनके घर में, घर से बाहर, दुकानों में, बगैर कुछ जो है ना डर के वो लूट लेते हैं उनको और मज़ामत पर कत्ल करने से भी दरेर नहीं करते। बिल्कुल, बढ़ती वारदातों पर कारोबारी सरगर्मियाँ ये बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। क्राइम बढ़ने की वजह से मौशी बदहाली है, बेरोजगारी है, समाजी नाहमवारी है, इसकी रीजंस यही पेश की जाती हैं। लेकिन कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जो अदम तकमील है वो भी एक बहुत बड़ी वजह इसकी बताई जाती है और ये सूबा 21 साल से हुकूमत की गफलत का शिकार है। लाहौर इस्लामाबाद में सेफ सिटी मंसूबे कई सालों से काम कर रहे हैं, ताहम ये मुआशी हब इस मंसूबे से फिलहाल महरूम है, जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का। और कहा जाए कि बहुत सारे इदारे जहां अपनी तौर पे काम नहीं करे, वहां ये प्रोजेक्ट भी इसकी वजह से भी नामुकम्मल होने की वजह से वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इसके साथ साथ कराची में जो बड़ी इंतजामी तब्दीली की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस्तीफा दे दिया है और वो कहते हैं कि कुछ लोगों को शहर की तरक्की पसंद नहीं है। इसी हवाले से जी बात कर लेते हैं इसके क्राइम को लेकर और मुर्तज़ा वहाब के रेजिग्नेशन को लेकर भी। फैसल हुसैन हमारे पास मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब। ये जो हम स्ट्रीट क्राइम का जिक्र करते हैं बार बार और अब तो रोज़ बरोज़ जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं सोशल मीडिया पे, परसों टाइम्स ऑफ कराची के एक सहाफ़ी की बात कर रहे थे और इस तरह की कई वारदातें हैं जो रोज़ की बुनियाद पर होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा हमें हरकत पे नज़र नहीं आता। देखिए, बस हुकूमत या फैसला साज ऐसे होते हैं जिनकी नीयत सही होती है लेकिन सिमत ख़राब होती है। बाज़ लोगों की सिमत सही होती है लेकिन नीयत ख़राब होती है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं या जो पाकिस्तान कराची या सिंध के जो ताकतवर लोग हैं, फैसला साज लोग हैं, पॉलिसी साज लोग हैं, इनकी नीयत भी ख़राब है और सिंध भी ख़राब है, दोनों चीज़ें ख़राब हैं। तो उसका जो हम जो भुगत रहे हैं वो खमियाजा जो है, जो शहर जिस तबाही की शक्ल में हम देख रहे हैं वो भुगत रहे हैं। वो जो आपने अभी कहा ना कि एक दिन में जो है वो 1 दर्जन वारदातें होती हैं, तो इसको आप यूँ कर लें कि एक मोहल्ले में 1 दर्जन वारदातें होती हैं। कराची में रोज़ाना जो है वो सैकड़ों वारदातें हो रही हैं। ये वो शहर है जिसमें शायद ही कोई एक ऐसा आदमी रहता हो जो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है वो ना लूटा हो, या फिर कोई घर में शायद ही कोई ऐसा फर्द हो उसको ना लूटा हो। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते बच्चों, कल आपने एक वीडियो देखी होगी कि छोटे बच्चे स्कूल आ रहे थे तो डाकू उनके साथ जो है वो घर के अंदर दाखिल हो गए। माय गॉड। और बच्चे जो है वो किसी फ्लैट में रहते थे तो तीसरी मंजिल तक डाकू उनके साथ चलते हुए गए, तो उन बच्चों की क्या उस वक्त जहनी हालत हो रही होगी, और वो उनके घर में जो है वो डाकू जो है वो दाखिल हो गए। तो इस वक्त कराची का जो कंट्रोल है वो जराइम पेशा अफराद की कंट्रोल में। वो जराइम पेशा अफराद तो एक वो है जो हमें सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं, और एक वो जराइम पेशा अफराद वो हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, जो ताकतवर जगहों पे बैठे हुए, वो भी जराइम ही है। जराइम पे खामोश रहना भी जुर्म ही है, जराइम को ना रोकना भी जुर्म ही है। तो दोनों तरफ ही जो है वो जराइम रोकने वाला और जराइम करने वाला, तो ये दोनों जो है वो एक ही कैटेगरी में खड़े। कीमत कौन भुगत रहा है वो मुझे याद है अब से कुछ अर्सा पहले अदालत ने भी एक सो मोटो लिया था, आई थिंक साकिब निसार साहब थे उस वक्त, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा, और अदालत ने कराची की सूरत हाल के ऊपर मुसलसल कराची रजिस्ट्री के अंदर इसके ऊपर समाअत भी हुई थी और उसका काफ़ी हद तक फैसल भाई असर भी हुआ था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो इस वक्त हमारा जो अदालती निज़ाम है, जाहिर बात है कहीं ना कहीं हम सब इससे कनेक्टेड है। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हमारा ओहदा है, उससे बाद हमारा इदारा है, जो भी है। तो इस पे आपको लगता है कि अगर अब भी कोई नोटिस लिया जाए कुछ हाईएस्ट लेवल के ऊपर, अदर देन द गवर्नमेंट, कुछ अगर हो तो कुछ हल निकल सकता है, क्योंकि बड़ी अफसोस की सूरत हाल है जो इस वक्त आप बता रहे हैं और हम देख रहे हैं। देखिए, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से ये मामला चल रहा है अदालतों की तरफ से नोटिस लेने का, लेकिन मसला ये है कि आप कैंसर का इलाज जो है वो पैनाडोल की गोली से नहीं कर सकते। तो ये पैनाडोल की गोली से कैंसर का इलाज कर रहे हैं, तो वो कैंसर का जो मर्ज है मूजी से मूजी होता चला जा रहा है, खतरनाक से खतरनाक जो है होता चला जा रहा है। वो जो ट्यूमर है उसका साइज जो है वो हर रोज बढ़ जाता है। वो पैनाडोल की गोली असर नहीं करेगी,
आप एक की जगह वो 4 पैराडोल खिला दें, हल जो है वो ऑपरेशन है, ऑपरेशन कर नहीं सकते कि मौजूदा निज़ाम में रहते हुए इन मसाइल को आप हल नहीं कर सकते। अच्छा, हम तो वैसे भी एक फॉलोइंग कंट्री है, ना हम कोई चीज़ ईजाद करते, ना कोई चीज़ हम तख्लीक करते, हम तो दूसरों को चीज़ों को फॉलो करते। तो आप उठा लीजिए दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है या दूसरी पहली ममालिक है, हम तो तीसरी कैटेगरी के ममालिक में आते हैं ना। तो कोई एक मिसाल लेकर आ जाए कि जहाँ पे जो इस तरह का निज़ाम और वो मुल्क जो है वो तरक्की पजीर से जो तरक्की याफ्ता हो गया हो। अगर आपको जराइम पे काबू पाना है तो 2 काम आपको करने पड़ेंगे फौरी तौर पे। एक तो आपको मुकामी पुलिस लेके आनी पड़ेगी और कम्युनिटी पुलिस। एक मुकामी पुलिस और कम्युनिटी पुलिस के बगैर जो है मसला नहीं हो सकता। मेरा SHO जो है वो मेरी गली में रहता हो, उसकी ACR जो है वो मेरी यूनियन काउंसिल का नाजिम या काउंसलर जब लिखेगा तो वो जो है फिर मुतारिक और फाल होगा और मेरे मोहल्ले में जुर्म को रोकेगा, लेकिन नहीं रोक सकते। उस SHO को पता ही नहीं इलाके का। मुर्तजा वहाब के इस्तीफे के हवाले से भी उन्होंने कहा जी कोई इस लोग ऐसे मौजूद हैं जो कराची को तरक्की करता नहीं देख सकते, इस पे भी आपका कॉमेंट चाहिए होगा। 14 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर इस हुकूमत से बाहर लोग ऐसे हैं जो हुकूमत नहीं करने दे रहे तो मुर्तजा वहाब साहब को चाहिए उनका वो नाम बताएं। हम तो 14 साल से पीपल्स मैं तो फैसल भाई ये सोच रहा हूँ कि उन दूध और शहद की नहरों का क्या होगा जो इनके होते हुए बह रही थी, वो बहती रहेंगी या रुक जाएंगी अब? नहीं तो अब वो ऐसे कौन से लोग हैं जो हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है, और हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है तो 14 साल में हुकूमत अगर इतनी मजबूत भी नहीं हो सकी कि वो बैरूनी अनासिर को मुदाखलत से रोक सके, तो इसका जवाब तो बेहतर ये कि मुर्तजा वहाब साहब को खुद ही देना चाहिए, हुकूमत को देना चाहिए। खुद वो वजीर कानून का भी उनको दर्जा हासिल है। तो वो कौन से लोग हैं जो कानून से ज्यादा ताकतवर है, वो कौन से लोग हैं जो सरकार को काम करने नहीं देते? तो ये तो मुर्तजा वहाब साहब को चाहिए खुद ही बताएं। तो हुकूमत भी इनकी और कई अशरों से हुकूमत और कई अशरों तक रहने का इम्कान भी जाने का कोई इम्कान नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फैसल हुसैन, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी, आप अपनी ख्यालात का इज़हार फैसल हुसैन साहब कर रहे थे। मुझे इतना अफसोस होता है, पहले कहते हैं ना डाकू भी थोड़े बाशरम होते थे, ख़वातीन और बच्चों को कम अज़ कम छोड़ देते थे। ख़वातीन के साथ ऐसी ज़्यादती होती है, सड़कों के ऊपर हम देखते हैं उनके बैग्स छीन लेते हैं और फिर तशद्दुद भी करते हैं, बेचारी बूढ़ी ख़वातीन को मारते भी हैं। तो इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है। उनको पता है कि कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा निज़ाम ही ऐसा है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कुछ सैलाब मुतासिरीन की। तो 5 माह गुजरने के बावजूद कई इलाकों में कई फीट पानी खड़ा है। वबाई अमराज के हवाले से हम बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तेज़ी से फैल रहे हैं। अब तक मुतासरा इलाकों में 65,000 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब में आपके मुतासरीन में 1,60,00,000 बच्चे शामिल हैं। इनमें 30 लाख से ज़ायद बच्चों की जिंदगियाँ वबाई अमराज और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से ख़तरे से दो चार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा इलाकों में तालीम के जो बुनियादी ढांचे हैं उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। 17,566 स्कूल की इमारतें जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, लेकिन जो इमारतें महफूज हैं वहाँ पे मुतासरीन को मुंतकिल किया गया है, जिससे तालीम के हवाले से बच्चों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। पहले कोविड की वजह से हमने देखा कि तालीमी इदारे 2 साल तक बंद रहे, अब सैलाब की वजह से बच्चों की तालीम मुतासर हो रही। इस हवाले से हमने आज बात की। बिल्कुल, हमारे साथ माहिर तालीम आयशा रज़ाक साहिबा हमें लाइव ज्वाइन कर रही हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं इफ़ शी हैज़ सम सोल्यूशन इस सारी सूरत हाल के ऊपर। आयशा साहिबा, सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया। सूरत हाल बहुत कशीदा है और हमें मालूम है कि उस हद तक हमारी तवज्जो भी नहीं है इस तरफ, इसीलिए हमने आपको दावत दी है। आप इस सूरत हाल को कैसे देख रही हैं और क्या कोई हल है इसका, कैसे निकलें इससे? जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इनवाइट करने का। देखिए नंबर्स तो वो बड़े बड़े आपने यूनिसेफ की फिगर से वो रिपोर्ट्स हमें बता दिए हैं और वो काफ़ी दिनों से हमें खबरों के अंदर सुनने को मिल रहे थे। तो जस्ट टू रिकैप, 1,60,00,000 बच्चे हमारे फ्लड अफेक्टेड हैं, उसमें से 30 लाख बच्चे आपके वो हैं जिनका सर्वाइवल इस वक्त खतरे में है। जो बच्चे स्कूल गोइंग थे 20,000 प्लस स्कूल्स एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे काफ़ी सारे हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मेक शिफ्ट वो फिर कैंप्स बना के तो जो मुतासरा फैमिलीज थी उनको शिफ्ट किया गया था। तो एक वो डिस्ट्रप्शन ज़ाहिर है एजुकेशन की उस वजह से भी आई। तो ये फिगर्स काफ़ी बड़ी हैं और हमें पता है कि 1.5 करोड़ बच्चा अफेक्टेड है, 2.25 करोड़ बच्चा पहले ही आउट ऑफ स्कूल था। तो ये पे एक दफ़ा 4 चीज़ें हैं इसमें अगर आप देखें ना इम्पॉर्टेंट हमारे सोचने वाली।
बात यह है कि अगर बच्चों का सर्वाइवल इस वक्त खतरे में है तो सबसे पहली चीज़ तो वो है कि आपने उनकी न्यूट्रिशन और उनकी हेल्थ और वो जो डिजीज़ प्रिवेंशन है उसके ऊपर जोर देना है। और देखिए, जब वो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना कि बच्चों को ग़िज़ा नहीं मिल रही या उनके अंदर खून की कमी हो रही है, उसका ताल्लुक डायरेक्ट आपकी एजुकेशन के साथ भी है। बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद हैं हमारे पास जो शो करती हैं कि अगर आपकी वो जहनी डेवलपमेंट खासतौर पर एक छोटी एज के अंदर उस तरह से नहीं होती है, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको चाहिए होते हैं आपकी अटेंशन स्पैन के लिए टू इंश्योर कि आप स्कूल अटेंड भी करें और फिर आप स्कूल के अंदर परफॉर्म भी करें, उसका बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक होता है आपकी हेल्थ के साथ और आपकी ग़िज़ा के साथ। तो वो एक तो उस लिंक को हमें नहीं भूलना चाहिए। जो दूसरी एक बड़ी चीज़ है जो हमें सोचनी चाहिए बच्चों की, इवन बिफोर वी कम टू एजुकेशन, वो उनकी सेफ्टी का इशू है। हमें पता है अभी तक बहुत सारी फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हैं, बहुत सारे बच्चे इसका मतलब है डिस्प्लेस्ड हैं, और हमें पता है कि टेंट्स के अंदर अक्सर बच्चे रह रहे हैं। हमें ये मालूम है स्टडीज से भी, एक्सपीरियंस से भी, कि जब बच्चे इस किस्म की सिचुएशन में रहते हैं तो वो वायलेंस का और अब्यूज़ का खतरा उनके लिए बढ़ जाता है। सेफ्टी के इशूज़ बहुत ज़्यादा बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए बढ़ते हैं। तो उस चीज़ के लिए माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है सोचने की, इवन बिफोर कमिंग टू एजुकेशन, इज़ जो बच्चों की सोशियो इमोशनल जिसे वेलबींग हम कहते हैं। 2005 में वो बड़ा मशहूर एक हरिकेन आया था यूएस में, सबने सुना होगा उसका नाम, कटरीना। बहुत सालों के बाद जो बच्चे उस वक्त छोटे थे, 3-4 साल के थे, लेकिन उन्होंने इर्द गिर्द वो सारा ट्रॉमा देखा था। कईयों के रिश्तेदार, माँ बाप मर गए, बहन भाई मर गए, लॉस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई, वो लैक ऑफ जो अटेंशन है फ्रॉम अथॉरिटीज़ या आसपास, उसकी वजह से वो एक एपैथी की वजह से बच्चों के अंदर जो एक वो ट्रॉमा था वो उसके अंदर रहा। बहुत सालों के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्री मेकर उन बच्चों के पास गए जो अडल्ट्स हो चुके थे, एंड दे सेड कि वो ट्रॉमा कभी किसी ने हमारा एड्रेस नहीं किया उस वक्त का, जिसकी वजह से अब हम मसलों का शिकार हैं। तो वो जो सोशल और इमोशनल वेलबींग है ना बच्चों की, वो शायद एजुकेशन से भी बहुत पहले आती है, और वो तो हम सोचते नहीं है, चाहे वो बच्चा डिस्प्लेस्ड हो या ना हो। तो आई थिंक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम टेंट स्कूलों का जिक्र सुन रहे हैं कुछ जगहों पे यूनिसेफ की मदद से ही और डोनर्स की मदद से, जहाँ जहाँ वो कर सके हैं पैच वर्क में थोड़ा सा वो बच्चों को सपोर्ट आयशा साहबा, आपने जिस तरह से भी खुद मेंशन किया कि सारे फैक्टर्स तो ज़रूरी हैं ही बच्चों की मेंटल वेलबींग वाले से बात करें दीगर चीज़ों के हवाले से, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑलरेडी हमारा एक बहुत अपसाइड डाउन हुआ है। ऑब्वियसली हमें पता है बहुत सारे स्कूल में बच्चे नहीं जाते, ऑलरेडी स्कूल से बाहर हैं। ऐसे में ये सिचुएशन है, और तो हम इस सारी सिचुएशन में कंपनसेट कैसे कर सकते हैं, या कंपनसेशन पॉसिबल ही नहीं है, हमें एक नए सिरे से एक चीज़ को स्टार्ट करना पड़ेगा। I mean, honestly, इसका जवाब मेरे पास कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, और जल्दी से मैं आपको एग्जांपल दे दूं। 2005 में, 2010 में हमारे पास, वो आप आउट ऑफ स्कूल को छोड़ दें कि हमारे पास इनफ स्कूल्स पहले ही नहीं है। आप ये सोचें कि 2005 में जो ज़लज़ले में स्कूल डिस्ट्रॉय हुए थे केपी में या एजेके में, 2010 के फ्लड्स के बाद सिंध में, केपी में और जगहों पे स्कूल डिस्ट्रॉय हुए थे, वो स्कूल अभी तक बन रहे हैं। यानी 10-15 साल गुजरने के बाद वो जो स्कूल पार्शली और फुली डैमेज्ड हुए थे, उनमें से अक्सर व बेशतर नहीं बन सके अभी तक। तो मुझे ये जो रिकवरी, रीबिल्डिंग, रिहेबिलिटेशन ऑफ एजुकेशन है, मुझे नहीं लगता कि हमारी कभी भी प्रायोरिटी रही है। आपने बिल्कुल सही कहा था शुरू में कि कोविड की वजह से बच्चे काफ़ी सारे आउट ऑफ स्कूल हो गए थे, काफ़ी सारे बच्चों के लर्निंग लॉसेस हुए थे क्योंकि क्लासेस नहीं हो रही थी। वो इशू अब दोबारा आएगा, और हमें पता है कि कुछ बच्चे स्कूल चले जाएंगे, कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे, कुछ बच्चे स्कूल वापस जाएंगे, लेकिन उस तरह की उनकी रिकवरी नहीं हो पाएगी एजुकेशन की। ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में इन लास्ट 1 मिनट अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहें कि हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ रिएक्शन ही कर सकती है, क्योंकि वो जो एक प्रोएक्टिवली एक एक्शन लेने का या प्लानिंग का वक्त था वो हमारे पास नहीं था। तो अभी तो आप वो यही कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप कम अज़ कम टेंट स्कूल के थ्रू आपने बच्चों की थोड़ी सी वो रिहेबिलिटेशन या वो रिकवरी जो थोड़ी सी है वो शुरू करनी है। उसके बाद जितनी जल्दी हो सकता है आप बच्चों को वापस स्कूलों के अंदर भेजें। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो आप प्लानिंग करते हैं अपनी अगले साल के लिए, जब प्लानिंग करेंगे तो थिंक अबाउट वेयर यू वांट टू बिल्ड schools,
हाउ डू यू वांट टू बिल्ड स्कूल्स, आपने बच्चों को क्या चीजें पढ़ानी है, किस तरह पढ़ानी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इस पर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो जब भी कोई प्लानिंग करे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या ओवरऑल भी, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाए। आयशा रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और आप अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक बता रही थी कि अभी इतनी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हम नहीं रख सकते क्योंकि अभी जितना इस सैलाब ने तबाही मचाई है उसमें फौरी तौर पर तालीमी निज़ाम को बहाल करना ऑब्वियसली एक चैलेंज है। बिल्कुल जी, और प्रोग्राम ख़त्म करना है हमने। जाते जाते हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे बिस्मा मारूफ लेड पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को, जो कि सिलेट बांग्लादेश के अंदर एशिया कप खेलने जा रही है जिसमें 7 ममालिक शरीक हैं। कैप्टन बिस्मा सीम्स क्वाइट कॉन्फिडेंट और वो कहती हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। वैसे लास्ट सीरीज़ तो बहुत ही बुरी खेली थी हमारी ख़वातीन टीम ने। इस दफ़ा उम्मीदें हैं हमारी कि हमारी 52% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली ये वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स ख़वातीन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करें और एशिया कप जीत कराएं। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं टीम के लिए। ऑल द बेस्ट गर्ल्स। और आज लाहौर में मैच है, आराम से तसल्ली से मैच देखने जाएं, ट्रैफिक में फंसे तब भी पेशेंस का मुजाहरा करें। अब हम इजाज़त लेते हैं, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।